हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पेपर फर्स्ट के टॉपिक शक्ति व सत्ता में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ क्लासों में हमने शक्ति और सत्ता के बारे में विस्तार से चर्चा की है और शक्ति की अवधारणा एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में सत्ता की अवधारणा को हमने डिटेल से पढ़ा है। शक्ति व सत्ता के अध्ययन के पश्चात हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या शक्ति और सत्ता है वो समान है? क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में सामान्यतः ये समझ लिया जाता है कि शक्ति और सत्ता पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं या मिलते जुलते शब्द हैं। हो सकता है बोलचाल की भाषा में शक्ति और सत्ता को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लिया जावे, लेकिन वास्तविकता यह है कि शक्ति और सत्ता एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में पर्याय नहीं मानी जा सकती, मिलती जुलती नहीं है, बल्कि शक्ति और सत्ता के अंदर अवधारणात्मक दृष्टि से काफी भेद है, या ये कहें कि राजनीतिक अवधारणा के रूप में दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। और यहां एक बात और है कि जब शक्ति है वो कानूनी रूप प्राप्त कर लेती है या सत्ता कानूनी रूप है, जबकि शक्ति कानूनी हो यह आवश्यक नहीं, कानूनी रूप में हो यह आवश्यक नहीं है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जब शक्ति कानूनी रूप प्राप्त कर लेती है तो वह सत्ता कहलाती है। और इस टर्म को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस परिभाषा को हम इस रूप में ले सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूले टाइप में यहां लिखा है, शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है तो वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। इस रूप में शक्ति और सत्ता का ये इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि शक्ति को जब कानूनी रूप मिल जाएगा, शक्ति को जब वैधता मिल जाएगी, लोगों की वैधता मिल जाएगी, तो वो क्या बन जाती है? तब वो सत्ता बन जाती है। कार्ल ज़ेफ हेड्रिक ने इस संबंध में बहुत ही सुंदर शब्दों में सत्ता को परिभाषित किया है, और कार्ल ज़ेफ हेड्रिक ने जो बताया उसमें उन्होंने ये कहा कि सत्ता शक्ति का प्रकार नहीं है। यानी ये माना जाए कि सत्ता शक्ति का प्रकार ही है, ये ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि सत्ता है वो शक्ति का प्रकार नहीं है, बल्कि हेड्रिक कहते हैं कि सत्ता वह वस्तु है जो शक्ति के साथ साथ चलती है। मतलब सत्ता और शक्ति दोनों क्या होती है? साथ साथ चलती हैं। यह व्यक्तियों या व्यक्ति समूह या वस्तुओं का वह गुण है। कार्ल हेड्रिक ने सत्ता को क्या कहा कि यह एक ऐसा गुण है जो उनकी शक्ति में वृद्धि कर देती है। यानी सत्ता जब जुड़ जाएगी, व्यक्ति समूह या किसी वस्तु के साथ यदि सत्ता जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? बढ़ जाती है, शक्ति में इजाफा हो जाता है, उसकी शक्ति को ये बढ़ा देती है। ऐसी सत्ता एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं शक्ति तो नहीं है, बल्कि वह शक्ति उत्पन्न करती है। यानी वो खुद शक्ति नहीं है, सत्ता कोई शक्ति नहीं है, बल्कि वो क्या करती है? शक्ति को जनरेट करती है, जनरेटर है, शक्ति पावर की जनरेटर है सत्ता का अस्तित्व, या ये कहें कि शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। यानी शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। शक्ति बनी रहेगी, सत्ता हो या ना हो, शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव है। लेकिन एक बात और ध्यान में रख लेनी है कि कोई भी शक्ति दीर्घ काल तक बनी नहीं रह सकती, दीर्घ काल तक अस्तित्व में नहीं रह सकती, जब तक सत्ता का अभाव हो। मीन्स सत्ता के होने पर ही शक्ति दीर्घ काल तक बनी रह सकती है। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब शक्ति के साथ सत्ता बनी रहेगी तभी वह दीर्घ काल तक अस्तित्व में रहेगी। अगर शक्ति का अभाव हो जाएगा तो सत्ता का अभाव हो जाएगा तो शक्ति को दीर्घकाल तक बनाए नहीं रखा जा सकता। शक्ति के अभाव में ही सत्ता बनी रह सकती है। बिना शक्ति के, या ये कहें कि
शक्ति के अभाव में भी कई बार क्या होता है, सत्ता बनी रहती है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक डॉक्टर है, इसका उदाहरण ले सकते हैं हम, डॉक्टर और प्रोफेसर। ये दोनों ऐसे पद हैं जिनके पास सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी शक्ति बनी रहती है। और इनके डॉक्टर और प्रोफेसर के पास शक्ति नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता बनी रहती है। वो अपनी सत्ता का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके सत्ता के उपयोग का आधार है उनके पास एक श्रेष्ठ ज्ञान और अनुभव है। यानी उनका जो नॉलेज है, ज्ञान और उनका अनुभव, डॉक्टर और वकील का, डॉक्टर और प्रोफेसर का ज्ञान और अनुभव है, वो क्या करता है, शक्ति नहीं है, पावर इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी सत्ता बनी हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान और अनुभव उस सत्ता का आधार है। शक्ति असंस्थागत, परिस्थितिजन्य और अनिश्चित है। शक्ति क्या है, या पावर कैसा है, असंस्थागत। कैसा है, असंस्थागत है, अनिश्चित है, और असंस्थागत है, अनिश्चित है और परिस्थितिजन्य है। कैसी है, परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य है। जबकि सत्ता कैसी है, सत्ता इसके उल्टी होगी। सत्ता कैसी है, संस्थागत होगी। सत्ता कैसी होगी, संस्थागत होगी। सत्ता निश्चित होगी, संस्थागत होगी, निश्चित होगी, और परिस्थितिजन्य नहीं होती है, बल्कि वो स्पष्ट होती है। परिस्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि कैसी होती है, स्पष्ट होती है। तो ये एक बड़ा अंतर इन दोनों में दिखाई देता है। उसके बाद में रॉबर्ट बायस्टेड का हम यहां देखेंगे। रॉबर्ट बायस्टेड इस संबंध में क्या कहते हैं, रॉबर्ट बायस्टेड ने इस संबंध में क्या कहा है। रॉबर्ट बायस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। क्या है, रॉबर्ट बायस्टेड कहता है कि सत्ता है वो शक्ति के प्रयोग का, क्या है, शक्ति के प्रयोग का संस्थागत आधार है। तो शक्ति के प्रयोग का संस्थागत आधार है। शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार क्या कहलाएगा, सत्ता कहलाएगा। ये रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा है। परंतु सत्ता स्वयं में शक्ति नहीं है। सत्ता क्या है, स्वयं में शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टर्म आता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन में क्या होता है, प्रत्यायोजन में उच्च या शीर्षस्थ अधिकारी, उच्च अधिकारी क्या करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सत्ता का की भागीदारी कर देता है, या उनको सत्ता के प्रयोग का अधिकार देता है। ये प्रत्यायोजन कहलाता है। तो यहां पर प्रत्यायोजन किसका होता है, प्रत्यायोजन सत्ता का होता है। प्रत्यायोजन सत्ता का होता है, शक्ति का नहीं। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। किसका होगा, सत्ता का प्रत्यायोजन होगा। तो ये एक बड़ा अंतर है इनमें। जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन हो सकता है, शक्ति में स्वविवेक का अभाव होता है। शक्ति में क्या होता है, स्वविवेक नहीं होता है। जबकि सत्ता कैसी होगी, सत्ता में विवेकशीलता होगी। सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। जब हम प्रशासन में संगठनों का अध्ययन करते हैं तो अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं जब पद सोपान में उच्च अधिकारी जिसको औपचारिक रूप से अधिकार मिले हुए हैं वह उनका प्रयोग नहीं करता,
उनके स्थान पर वह अधीनस्थ अधिकारियों को शक्तियों के प्रयोग का अधिकार देता है। इस प्रकार उच्च अधिकारी केवल सत्ताधारी होते हैं। जब प्रयोग का अधिकार अपने अधीनस्थ अधिकारी को वो दे देते हैं तो वो क्या हो गया, वो केवल सत्ताधारी है, शक्तिवान नहीं है। अधीनस्थ अधिकारी जो जूनियर अधिकारी होगा वो सत्ताधारी नहीं है, लेकिन सत्ताधारी नहीं होने के बावजूद वो क्या करता है, शक्तिवान है, क्योंकि वो शक्ति का प्रयोग करता है। और इस प्रकार से एक दूसरा टॉपिक वो भी हम यहां देख लेंगे, वो है सत्ता की सीमाएं। सत्ता की सीमाएं छोटा सा टॉपिक है, सत्ता की सीमाएं। सत्ता की कौन कौन सी सीमाएं हो सकती है? लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की सीमाएं। और सीमाओं का मतलब यहां के किससे है? लिमिटेशन से। सत्ता की कुछ सीमाएं गिना सकते हैं हम। देखो कौन कौन सी सत्ता की सीमाएं हो सकती हैं। सत्ता की सीमाओं का आशय उन घटकों और परिस्थितियों से है जो उसके पर अंकुश लगाने का काम करती हैं। यानी ऐसे घटक और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो क्या करती हैं, सत्ता पर अंकुश लगाती हैं, सत्ता को सीमित करती हैं। और उन परिस्थितियों और घटनाओं का हम कुछ हेडिंग्स में उसको देख सकते हैं। कौन कौन से हेडिंग्स में हम देखें उसको। जब हम जैसे सत्ता की कुछ सीमाएं जो उस पर लिमिटेशन लगाती, कुछ अंकुश लगाती हैं या उसकी प्रभावशीलता को कम कर देती हैं। और ये जो अंकुश लगाने वाली जो परिस्थितियां और या घटक हैं उनको हम बिंदुवार देख सकते हैं। जब नंबर 1 व्यक्तियों की योग्यता, सत्ता पर अंकुश लगाने वाला एक घटक क्या हो गया, व्यक्तियों की योग्यता। व्यक्तियों की योग्यता एक घटक। दूसरा जो घटक जो सत्ता पर अंकुश लगाने का काम करता है वो है तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान। तीसरा जो घटक है वो है क्षमता। चौथा है विश्वास। ये वो घटक हैं जो क्या करते हैं, सत्ता पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। कानून, आर्थिक दशाएं, आर्थिक जो दशाएं हैं वो भी सत्ता पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। इसके अलावा प्रकृति। तो ये सभी वो घटक हैं, ये सभी वो घटक हैं जो सत्ता पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। ये सत्ता की सीमाओं के रूप में इनको गिनाया जा सकता है, जो सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखते हैं। तो आज के क्लास में इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।